आपके हमारी सबसे चहेती कंपनी और सबसे चहेता एक्सचेंज बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरामन राममूर्ति साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वैसे तो बीएसई के इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो हमारे सेगमेंट की परंपरा है तो मैं थोड़ा तो बताऊंगा आपको। बीएसई 1875 में इस एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी। 6 माइक्रोसेकंड की स्पीड के साथ एशिया का पहला और दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई। बीएसई के जरिए आप इक्विटी, करेंसी, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, इन सारे एसेट क्लास में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बीएसई का स्टार म्यूचुअल फंड देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है और इस स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के जरिए 27 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रति महीने बीएसई प्रोसेस कर रहा है और 2017 में देश का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ही बना है। आइए, सुंदरामन राममूर्ति साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, जो बीएसई के एमडी और सीईओ है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। आपने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के भी आप मेंबर रहे हैं। 38 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव राममूर्ति सर का है। शुरुआती दिनों में आप एनएसई के साथ भी रहे। 20 साल तक कई बड़े पदों पर आपने काम किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, आईडीबीआई, एसबीआई, आईओबी जैसे बड़े बैंक्स के साथ काम करने का राममूर्ति सर का लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। ढेर सारी बातें करनी है सर आपसे। इस वक्त नमस्कार और सुप्रभात सर। इस वक्त सब जगह बीएसई छाया हुआ है एकदम, बिल्कुल जहाँ जाओ आजकल मतलब एक अलग वेव, एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब्रेशंस एक्सचेंज को लेकर आ रहा है। क्या कुछ ऐसा बदल रहा है एक्सचेंज में सर? सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कृपा है। अरे सर, इज सो हम्बल ऑफ यू। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, पिछले 4 महीने में, 5 महीने में एक चीज़ बहुत तेज़ी से बदली है, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो बड़ा एक्शन आया है। लोगों को लग रहा है कि यही तो वो हैं सारे स्टॉक्स जो बीएसई पर लिस्टेड हैं ज़्यादातर एक्शन में। क्या वाकई में वॉल्यूम्स के लिहाज से और स्पेशली डिलीवरी वॉल्यूम्स के लिहाज से कैश मार्केट के स्टॉक्स में, कैश मार्केट के सेगमेंट में कुछ वॉल्यूम्स बड़े बढ़ रहे हैं सर? हमेशा ही बीएसई में डिलीवरी परसेंटेजेस ज़्यादा मात्रा पर रहा है। हालांकि मार्केट में जब जनरली बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेजेस 19%, 20% की बात कर रहे हैं, बीएसई में हमेशा डिलीवरी परसेंटेजेस बहुत बड़ी मात्रा में, उससे बहुत तेज़ी मात्रा में रहा है। तो वो ट्रेंड जो बोलते हैं उसको कंटिन्यू हो रहा है। वॉल्यूम्स की जब बात हम करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें तरक्की दिख रहा है, विकास दिख रहा है। जैसा कि हम पहले जब आपके स्टूडियो में आए थे, हम विनती कर रहे थे कैश मार्केट में अगर हमारा मार्केट शेयर 10% तक बढ़ जाए जी, तो वो मार्केट के लिए अच्छा होगा। दूसरा, एक वाइब्रेंट एक्सचेंज खड़ा होगा जी। शायद उस दिशा में मार्केट के पार्टिसिपेंट्स लोग हमें ले जाने की शुरुआत कर रहे हैं। लगता है थोड़े दिन में और हम मेहनत करें तो और मार्केट की कृपा बनते रही तो ये दिशा में हम सफल से आगे बढ़ जाएंगे। सर, एक चीज़ और दिख रही है, तो कैश मार्केट के वॉल्यूम्स में आपने कहा जैसा कि हमेशा बीएसई की लीडरशिप रही, राइट? लेकिन अब बीएसई बड़े मतलब पूरी अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहा है वायदा कारोबार में भी। मैं आपको बताऊं, अभी आपके आने के जस्ट पहले पहली बार हमारे चैनल पे सेंसेक्स के फ्यूचर की रिकमेंडेशन आई है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारे एक एक्सपर्ट ने सेंसेक्स का फ्यूचर रिकमेंड किया। मतलब अब वॉल्यूम्स आ रहे हैं, चाहे वो बैंकेक्स का आपका रीलॉन्च हो, चाहे सेंसेक्स के फ्यूचर्स हो, अलग अलग वीकली एक्सपायरी होने का भी शायद फ़ायदा मिल रहा है। ज़रा समझाएं वायदा कारोबार बीएसई का किस तरह से बढ़ रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ जी, ज़रूर हम बताएंगे। जैसा है हमने पहले भी बताया, हम जो भी करना चाहते हैं वो मार्केट की पार्टिसिपेंट्स लोग, हमारा ब्रोकर लोग जो है उनसे पूछ के उनके विचार विमर्श, सलाह सुझाव वो लेकर करते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट लॉन्च करने में जी, उन्हीं की मन जान के अगर हम करें तभी सफलता मिल सकती है जी। सेंसेक्स जो है हम अभी लॉन्च किया था वो मई 15 में 2023 में, वो जाना माना पहचाना सबसे पुराना अच्छा मार्केट इंडिकेटर था। जी, इंडिकेटर है जी। 30 सिक्योरिटीज़ का सेंसेक्स 30 हम बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं। मार्केट का ये मांग था। तो अगर आप डेरिवेटिव में सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले सेंसेक्स 30 का प्रोडक्ट लॉन्च करिए। आप इतने दिन तक सेंसेक्स 50 में ट्राई किए थे, वो निफ्टी के 50 स्टॉक है, इसमें भी 50 स्टॉक है, इसीलिए चलेगा करके शायद सोचता, वो नहीं है। हम लोग सेंसेक्स 30 से रिलेट कर पा रहे हैं। करेक्ट। अगर किसी से जाके आप पूछो आज बाजार कैसा है तो लोग बोलते हैं
चढ़ा हुआ है या 300 पॉइंट का चढ़ा हुआ है तो बात होती है जी। सेंसेक्स का ही। जी। तो मेरे को ऐसा विमर्श मिला, सुझाव मिला, सलाह मिला, जी। आप सेंसेक्स 30 में करो, फ्राइडे का एक्सपायरी करो, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज थोड़ा कम करो, तो हम लोग जरूर सहयोग देंगे। इसमें हमें भी फ़ायदा है क्योंकि ये मार्केट, ये इंडेक्स को हम जानते हैं, तो इसीलिए हमें ट्रेडिंग करना आसान होगा। करेक्ट। तो वही हम किए थे। तो जिस दिन शुरू किया तभी 50 करोड़ का नोशनल वैल्यू का ट्रेड हुआ। जैसे आप अभी कह रहे थे 76 लाख करोड़ का वॉल्यूम लास्ट फ्राइडे में मिला था हमें। जी। वो वॉल्यूम को छोड़िए, वो नोशनल है, उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। 11 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे, 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट उस दिन पाया गया। 5 करोड़ यूसीसी अभी दाखिल हुआ है अंदर। यूसीसी हो हाँ जी, 2 लाख इन्वेस्टर्स ट्रेड कर रहे हैं, 260 मेंबर इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। चाहे आप HFT लो, FPA लो, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है सेंसेक्स अभी भी लोगों को दिल में छा रहा है और लोग सेंसेक्स को जानते हैं, समझते हैं और चाहते हैं। सर आप टफ कंपटीशन दे रहे हैं एकदम NSE को इस वक्त। नहीं सर, हम पहले भी बोल रहे हैं, हम कंपटीशन नहीं दे रहे हैं सर, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इंडेक्स है। जी, जी। हम ये क्यों कह रहे हैं? अभी देखिए एक्सपायरी डेट अलग है, दूसरा है जब हम जाके मेंबर लोगों से बात कर रहे थे जी। हम ये भी पूछे थे कि पहले भी तो आपको निफ्टी 50 है, तो सेंसेक्स इज अ ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स, आपको दूसरा ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में जरूरत क्या है? लोग क्या कह रहे थे मुझे, उसमें 50 है, आप में 30 है। तो 30 है तो इसकी वजह से ना मार्केट इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने का जो समय होता है इंडेक्स में, उसमें फर्क है। 50 का फर्क टाइम और 30 का टाइम में फर्क आता है। तो हम लोगों को पैर ट्रेडिंग करने में या कुछ स्ट्रैटेजी बनने में बहुत सहूलियत होगा जी। तो इसीलिए मेरा इंडेक्स compete नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप वॉल्यूम देखिए दूसरा इंडेक्स का, उसमें तो कमी आई नहीं है। सेंसेक्स में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा किसी चीज में घट रहा है। अगर देखा जाए हर चीज में वॉल्यूम बढ़ भी रहा है, होने से दोनों को फायदा हो रहा है। हाँ जी। और बैंकेक्स का रीलॉन्च, इसका रेस्पॉन्स कैसा है सर? सर जितना तक फिर से वो हम मार्केट में पूछ के ही कर रहे हैं, तो मार्केट वाले हमें क्या बोले थे, पहले ट्राई तो करो सेंसेक्स और बैंकेक्स दोनों को साथ में, लेकिन जोर एक ही चीज में दो। ओके। आप ये डिसाइड करो कौन सा इंडेक्स में पहले आप जोर दोगे, ध्यान दोगे। तो पूछने के बाद ये मिला कि पहले सेंसेक्स में ध्यान दो, उसका विकास, प्रगति उसमें कैसा चल रहा है, ये सब समझने के बाद आप दूसरा इंडेक्स पे ध्यान दो। करेक्ट। तो हम इसीलिए पहले सेंसेक्स को लिए थे। पहले जिस दिन हम लॉन्च किए थे, खाली 2 सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हमारा BSE का F&O सेगमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। आज पूरा का दुनिया में सब जो भी सॉफ्टवेयर वेंडर्स है सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट बन गया। अभी ट्रेडर्स अंदर आ गए हैं, कोलो स्पेस में लोग हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं, भाव देख रहे हैं। जैसा आप कह रहे थे खुशी की बात, सेंसेक्स फ्यूचर को कोई रेकमेंड कर रहा है का मतलब कोई देख रहा है उसमें क्या चाल चलन है। करेक्ट। तो ये एनवायरनमेंट और माहौल बन गया है। जब माहौल बन गया, अभी समय आ गया दूसरा जो इंडेक्स को हमने चुन लिया मार्केट की विचार विमर्श से, उसके ऊपर ध्यान और जोर। और ये जो सर हर रोज अलग अलग वीकली एक्सपायरी अब शुरू हो गई, मंडे से फ्राइडे तक रहती है, तो उसका भी बड़ा फायदा मिल रहा है। फायदा मतलब देखिए, लोग को भिन्न रुचि ही बोलते हैं संस्कृत में जी। अलग अलग तरीके का अलग अलग रुचि रखते हैं अलग अलग लोग। किसी को ना किसी इंडेक्स पसंद है, किसी को दूसरा इंडेक्स पसंद है। अगर एक बड़ा सुपर स्टोर में जाते हैं, हर तरह की चीज़ रखा जाता है ताकि न जिसको जो चाहे वो ले लेंगे। एक ही आदमी सब मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है ये तो बोलना मुश्किल है, हम जानेंगे नहीं। करेक्ट। अलग अलग लोगों को अलग अलग इंडेक्स पसंद है, अलग अलग थीम पसंद है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी मार्केट मैच्योर हो रहा है हर तरह की आदमी के लिए, हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए। मार्केट में ऐसे लोग हैं जो अपना अपना दिशा मापते हैं हर एक थीम के ऊपर। उन लोगों को अपना दिशा को एक्सप्रेस करने के लिए एक इंडेक्स की जरूरत होता है। कई लोग अपना पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, कई लोग जैसा मैं बोला था पहले आर्बिट्राज करना चाहते हैं। करेक्ट। हर तरह के लोगों के लिए मेरे ख्याल से अभी मार्केट ना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है।
और मेरे को ये भी लग रहा है कि ये बहुत हेल्थीली हो रहा है, क्योंकि ना हर चीज़ जो निकल के भी आ रहा है एक दूसरे को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो मेरे ख्याल से मार्केट की भलाई के लिए ये सब प्रोडक्ट आ रहा है। राममूर्ति सर, बीएसई के हेड होने के नाते आपकी जिम्मेदारी इन्वेस्टर्स के प्रति बहुत है, और आपकी दो तरह के इन्वेस्टर्स के प्रति बहुत ज़्यादा है। एक वो इन्वेस्टर्स जो बीएसई के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं, और दूसरे वो इन्वेस्टर जो बीएसई के खुद के इन्वेस्टर हैं, जी शेयर। तो पहले शुरुआत इस चीज़ से करता हूँ, क्योंकि बीएसई ने बायबैक अनाउंस किया, लोगों को बड़ा पसंद आया 816 रुपये पर, और जाहिर सी बात है आपके शेयर को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, वैल्यू भी देखते हैं, बिजनेस जिस तरह से इम्प्रूव हो रहा है। आपने रिवाइज भी किया 1080। ये रिवीजन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस, और अब रिवीजन के बाद भी सर 1200 हो गया, तो लोग बोल रहे हैं और बढ़ेगा, और रिवाइज होगा। सर ये थॉट प्रोसेस क्या है हम बताएंगे जी। CDSL में हमारा जो एक्स्ट्रा शेयर होल्डिंग था जी। उसको हमने बेचा था। राइट। उसमें से कुल मिलाकर हमारे पास इतना पूंजी बैठी है अभी 375 करोड़ का पूंजी हमारे पास बैठी है। राइट। वैसा देखा जाए तो ये तो शेयर होल्डर का ही मनी है, तो शेयर होल्डर को इसको किसी भी तरह से या लौटाना है, इसको बड़ा करके देना है। बड़ा करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं सर, नया प्रोडक्ट लाके, तो वो करते करते थोड़ा बहुत तो उसको लौटाना भी पड़ेगा। हमने सोचा था, हमारा बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये बाईबैक ये एक अच्छी तरीका है जिसके माध्यम से हम शेयर होल्डर को अपना वैल्यू फिर से लौटा सकते हैं। तो जिस दिन हम लोग बोर्ड मीटिंग किया था उसके पहले दिन की भाव के हिसाब से 20% का प्रीमियम में हम लोग ने ये भाव तय किया था। राइट सर। वो जून 30 को रेफरेंस प्राइस लिया था, उसके हिसाब से तकरीबन 35% का प्रीमियम में ये भाव तय किया था। हम लोग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडिएट है, मार्केट को नहीं जानते हैं। मार्केट कितना उतार चढ़ाव आएगा किसी को बोलना मुश्किल है। जी। तो मार्केट में वैसे भी भारत बहुत बड़ी प्रगति करती है। चंद्रयान को देखो, जिसी भी चीज़ को देखो जी। भारत की प्रगति को मापना किसी की बस की बात नहीं रह रहा है। राइट। तो इतना प्रगति में मार्केट ऊपर जाएगा ही। ऊपर जाते वक्त हर चीज़ तो ऊपर जाता है, हमारा शेयर भी ऊपर जा रहा है। तो अभी कितना ऊपर जाएगा, कितने में हमें प्राइस फिक्स करना है, ये तो समझ में आना मुश्किल है। जिस दिन हम लोग AGM किए थे तभी हम सोच रहे थे कि AGM के हिसाब से अगर AGM इसको अप्रूव करता है, हमारे निवेशक लोग बाईबैक को पसंद करते हैं, तो हम अपना प्राइस को रिवाइज करेंगे। बाईबैक के बाद वो AGM के बाद हमें लगा कि सब निवेशक लोग बड़ी मात्रा में हमारा जो सुझाव था बाईबैक का उसको हाँ कह दिया। तो हम सोचा कि उसको सफलता लाने के लिए जब मार्केट 1100 में चल रहा है मैं 816 में रखूं तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए भाव बढ़ाया जी। बिल्कुल। ये सर ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि एक अगर आप कोई बड़ा पैसा आ रहा है कंपनी में तो कैसे इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करें और ज़रूरत पड़ने पर उसे चेंज भी करें। तो सर CDSL में आपने कहा कि स्टेक बेची, उसकी वजह से ये हुआ, और स्टेक बेचने का इरादा तो नहीं? सर हम लोगों के पास 20%, जब मैं MD बना तभी 20% का स्टॉक था। नियमित रूप से हमारा जितना शेयर होल्डिंग हो सकता है वो नियंत्रित है, तो वो 15% से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा जो था उसको बेचा था। आगे बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो बोलना बात है। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे काफ़ी लोग बड़े बेसब्री से सुनना चाहते हैं कि स्टार म्यूचुअल फंड आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, उसमें भी बड़ी वैल्यू लोगों को दिखती है। क्या उसका भी अलग से IPO लाने का या वैल्यू अनलॉकिंग का कोई इरादा है नियर फ्यूचर में? सर IPO या वैल्यू लाने का बहुत इरादा है। वैल्यू क्या लाने की कोशिश कर रहे हैं हम ये बताएंगे। हमें ये लग रहा है स्टार MF के माध्यम से हमें ज़्यादा कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है। इसे हम प्रॉफिट सेंटर इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट ट्रेडिंग में मिलता है उतना इसमें नहीं है। बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। लेकिन उसको ऐसा नहीं देखेंगे हम। अगर उसको समाज सेवा के रूप से अगर आप देखेंगे, ये आज हम बोल रहे हैं कि कोविड में और कोविड के बाद वो म्यूचुअल फंड के निवेशक लोग जो भी है कितने बड़ी मात्रा में बड़े हो गए हैं, नंबर तो बहुत बड़ा हो गया है। तो इसमें मेरे ख्याल से स्टार MF का भी योगदान है। स्टार MF का जो पहुंच है, उसका सहूलियत जो है, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं।
तो मेरे को लगता है कि जितना इन्वेस्टर अभी ट्रेड कर रहा है वो बहुत कम है। भारत कितना बड़ा देश है, इसमें कितने लोग हैं, और ज़्यादा लोग आने वाले हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बड़ी मात्रा में खर्चा कर रहे हैं और उसमें फंक्शनैलिटी, फीचर, कंट्रोल, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी सब ला रहे हैं। ओके, तो यानी कि और बड़ा करने का इरादा है इसको। हाँ जी। अब मैं आता हूँ, वो इन्वेस्टर्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उनका आप कितना ध्यान रखते हैं, उस पर भी थोड़ा मुझे आपसे सवाल करना है। पहली चीज़, पिछले 4-5 महीनों से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग मान रहे हैं ओवर हीटेड है ये। रेगुलेशंस के लिहाज से आपने समय समय पे काफ़ी बदलाव किए भी हैं, लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेशन, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स, कुछ एक्स्ट्रा मार्जिनिंग सिस्टम मिड कैप स्मॉल कैप लगाने का इरादा रखती है बीएसई? सर, हम ऐसा एक सेक्टर ऐसा नहीं देख रहे हैं। तो सेबी का स्टिपुलेटेड रूल्स होता है। जी जी। पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा। अभी ना ये 20, 30, 40 साल में अगर हम लोग इंडिया की पूंजी बाजार को देखेंगे जी, इसमें रेगुलेशन अच्छी तरह से मैच्योर होते जाते आ रहा है। करेक्ट। पहले हम लोग ग्लोबल बेंचमार्क को बाहर ढूंढ रहे थे, अभी इंडिया ही खुद एक बेंचमार्क होते जा रहा है रेगुलेटरी एरिया में। इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है ताकि ना इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिले। तो उसमें सेक्टर ओरिएंटेड हम देख नहीं रहे हैं, बिहेवियर ओरिएंटेड स्टॉक का बहुत सारा रेगुलेशंस है। सेबी तो इसको बहुत गहराई से देखती है, एक्सचेंजेस के साथ देखती है, एक्सचेंज और सेबी साथ में इसमें काम करता है। जिधर भी जो भी वॉल्यूम्स या प्राइस का मूवमेंट में जी, अगर थोड़ा सा शंका लगे या डाउट लगे या कुछ करने की जरूरत पड़े, उधर सेबी और एक्सचेंजेस मिलके सर्विलेंस एक्शंस लेती है। सर्विलेंस में सर जो एएसएम के सर्विलेंस लाए गए उसमें काफ़ी ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि वैसे तो अभी वो बदला है, कुछ रिलैक्सेशन भी हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से जरूरत से ज़्यादा टाइट है। ऐसा लग रहा है कि उसमें ट्रेड करने में बड़ा मुश्किल आ रहा है। 2% का सर्किट, क्या उसमें कुछ रिलैक्सेशन के बारे में सोच सकते हैं? सर, हम सब लोग ना एक एक करके कानून निकाल के तो सो ट्राई करते हैं जी। ट्राई करते वक्त सब लोग करते भी हैं और जानते भी हैं और सीखते भी हैं। ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो मेरे ख्याल से मतलब ओपन है, अगर जरूरत पड़े तो। हाँ जी, जिस तरीके से प्रोग्रेसिवली हमारा कंट्री, वेरी प्रोग्रेसिवली हमारा कंट्री में रेगुलेशन की माहौल बनते आ रहा है, मेरे ख्याल से हर चीज़ में हर आदमी सीखता है। नहीं, उसमें अच्छी बात भी है। जब ये बात हुई कि हफ्ते के बजाय रोज़ ट्रेडिंग होनी चाहिए तो उससे थोड़ा फ़र्क भी पड़ा। थोड़ा 2% के सर्किट पे भी लोगों को लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो जाए तो प्राइस डिस्कवरी हो। एनीवे, एक और मुद्दा है जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का, जिस पर सेबी ने अभी अपना कंसल्टेशन पेपर जारी किया है इन्फ्लुएंसर्स को लेकर। बीएसई के क्या व्यूज़ हैं इस कंसल्टेशन पेपर पर? सर, मेरे ख्याल से सेबी जो कर रही है उसके पीछे जो उनका थॉट प्रोसेस है एकदम नेक है, एकदम ऊंचा है और अच्छा विचार है। क्यों हम ये कह रहे हैं? मार्केट अभी डिजिटल बनते जा रहा है। डिजिटल मार्केट में इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है, इतना तेजी से फैलता है। तो जब तेजी से जानकारी फैलता है, वो जानकारी देने वाला इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन भी देखता है, उसका इस्तेमाल भी होता है, गलत इस्तेमाल भी होता है। निवेशक लोग सही तरह से समझते भी हैं, गलत तरीके से समझते भी हैं। इसमें थोड़ा नियंत्रित रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोगों का जन्म ही इसके लिए है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए ये दिशा में जाते वक्त मेरे ख्याल से रेगुलेटर्स ने ये ठीक समझा। इतना बड़ा देश में रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम होते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बहुत कम है। देश बहुत बड़ा है, हम लोग 14 करोड़ इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। इतना इन्फ्लुएंस होता है। जब इन्फ्लुएंस होता है उसको थोड़ा सा ठीक से ढंग से करना चाहिए। तो ये दिशा में ये कंसल्टेशन पेपर आया है। मेरे ख्याल से इसमें विचार होगा तो सब लोगों का राय लेकर एक अच्छा कानून निकलेगा इससे। सेटलमेंट प्रोसेस से रिलेटेड 2 सवाल हैं जिस पे आपसे, एक तो अपस्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइंट फंड्स की बात हुई है, शुरुआत भी हो गई, लेकिन कुछ ब्रोकर्स मानते हैं कि अभी थोड़ी टीदिंग प्रॉब्लम से शुरुआती दिक्कतें हैं। क्या कुछ स्मूथ हो चुका है या थोड़ा भी वक्त लगेगा? और दूसरा, कल सेबी चेयरपर्सन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हम तत्काल सेटलमेंट, 1 आवर सेटलमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक्सचेंज तैयार है सर? सर, एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स हमेशा साथ में काम करते हैं।
जब सेबी एक कानून निकलता है इट्स थ्रू अ कंसल्टेटिव प्रोसेस राइट सर। एंड आजकल एक्सचेंजेस हर चीज़ के लिए तैयार होते जा रहा है। ये मार्केट के इंटरेस्ट में है, जी। तो मार्केट में इंटरेस्ट में जो भी करना है हम लोगों को पूरी तरह से उसमें लगकर करना ही पड़ेगा सर। और ये अपस्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइंट फंड्स पर क्या स्टेटस है? उसमें ये सच है कि थोड़ा सा अप टीथिंग ट्रबल्स था, है, वो सब स्मूथ होते जा रहा है। 3 एरिया में लोग ज़्यादा से चर्चा करते हैं। एक तो वो कट ऑफ टाइम को लेकर लोग बोलते हैं कि उसके बाद क्या करनी चाहिए, और अगर छुट्टी हो जाती है मतलब सैटरडे में कोई फंड्स रिलीज मांग रहा है तो क्या करें, और तीसरा पेनल्टी स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा विचार चल रही है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। थोड़ा सा समय में हर चीज़, हर आदमी, हम लोग भी सीखेंगे, वो लोग भी सीखेंगे, हम कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, रेगुलेटर तो है ही साथ देने के लिए। तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। ये वंस अगेन ये नेक विचार से शुरू हुआ एक कानून है। अच्छा रामूर्ति सर, जो आपके बीएससी के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस वित्त वर्ष 2024 वित्त वर्ष 2025 एक्सचेंज के लिए किस तरह का रह सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने बीएससी के शेयर्स खरीदे हुए? सर हम इधर आए हैं मार्केट को वाइब्रेंट करने के लिए जी। हम उसमें तुले रहेंगे। हमारा वादा ये है कि हमारी तरफ से जितना भी हो सके मार्केट की विकास के लिए, देश की विकास के लिए हमारा मानना है कि 2 एक्सचेंज कम से कम चाहिए। उसके लिए हमारी तरफ से जितना भी कोशिश करना चाहिए हम जरूर करेंगे। और सर एक मैं भी पूरे देश भर में काफ़ी घूमता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार करता हूँ, ब्रोकर से, एसोसिएशन से मुलाकात होती है। बोलते राममूर्ति सर जब भी कहो एक फ़ोन कॉल आए हैं और फीडबैक पूरा देते हैं। आपने भी शुरुआत के इंटरव्यू में कई बार आपने 3 या 4 बार कहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमें जो कहते हैं हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो ये जो टू एंड फ्रो फीडबैक शेयरिंग और लेने और देने का क्या कॉन्सेप्ट है आपका, ज़रा ये समझाइए सब। इसमें ना बहुत सिंपल है। तो कभी ना जो इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं वो अपने आप को अन्नदाता समझते हैं लेकिन वाकई में अगर आप देखेंगे ना मार्केट के पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंजेस का अन्नदाता है। एब्सोल्युटली। अगर ये हम समझने लगे तो मैं जो कर रहा हूँ वही करेंगे, मेरा ये विचार है। सो नाइस ऑफ यू सर, सो हम्बल ऑफ यू। आप इतने बड़े एक्सचेंज के हेड होने के बावजूद आप लोगों को सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसको लागू करते हैं। और आई थिंक ये एक बड़ी वजह है कि बीएससी आज जिन लेवल्स पर पहुंच रहा है, ये हमारा कर्तव्य है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राममूर्ति सर, आपने समय निकाला। दूसरी बार आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपसे मुलाकात करते हैं और कंपनियों के बारे में हम सब बताते हैं। ठीक है आप लिस्टेड में हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्सचेंजेस के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को, कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सुंदररामन राममूर्ति सर, एमडी और सीईओ बीएससी के बताते हुए अपने एक्सचेंज की सारी योजनाओं के बारे में। फ्लाइंग विद ऑल कलर्स बीएससी ज़बरदस्त एक्शन में है, चाहे वो स्टॉक के लिहाज से हो, चाहे फिर एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के लिहाज से।